नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं चुनावी चौसर। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों दलों की तैयारियां काफी तेज हैं और प्रतिदिन की दोनों दलों की तैयारी और हर एक हरकत आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप एक सही फैसला कर सकें। तो आज की चुनावी हलचल क्या रही, किस पार्टी ने कहां किस तरह से प्रचार किया, एक दूसरे पर और एक दूसरे के खिलाफ किस तरह की टिप्पणियां की, ये सब बताते हैं। शुरू करते हैं चुनावी चौसर। मध्य प्रदेश में किसान पॉलिटिक्स के सेंटर पॉइंट के ऊपर है, केंद्र में दिखता है, चाहे किसान कर्ज माफी हो या संसद में पारित किसान संबंधी बिलों का मुद्दा। मध्य प्रदेश में इस पर जमकर सियासत जारी है। अपने नफे नुकसान के मुताबिक राजनीतिक दल एक दूसरे को घेर रहे हैं और किसान हितैषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की संसद में हाल ही में किसानों से संबंधित 3 बिल पारित हुए हैं, जिसे लेकर राजनीतिक दल अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कोई इसे किसान हितैषी बता रहा है तो कोई किसान विरोधी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल को किसानों के हित में बताया है, जबकि इसका विरोध करने वालों को किसान विरोधी कहा है। सीएम शिवराज ने आरोप लगाया कि झूठ बोलना और भ्रम फैलाना कांग्रेस की फितरत है। पलटवार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी राज और शिवराज के राज में हुई किसानों की आत्महत्या याद दिलाई है। ये केवल मोदी जी का विरोध नहीं है, ये किसानों का विरोध है, जिसको देश का किसान और मध्य प्रदेश का किसान कभी सहन नहीं करेगा। ये तीनों बिल किसान हितैषी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए का हम इसके लिए अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई मोदी सरकार में और सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई किसानों की शिवराज जी की सरकार में, और ये कहते हैं हम किसान के हितैषी हैं। इधर मध्य प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी को लेकर भी सियासत जोरों पर है। सरकार ने पहले विधानसभा में माना कि किसानों की कर्जमाफी हुई है, लेकिन जब कांग्रेस ने इसे कैश करने की कोशिश की तो सरकार ने फौरन पलटी मार दी। बीजेपी सरकार अब ये कह रही है कि कांग्रेस ने किसान कर्जमाफी का अपना वादा पूरा नहीं किया है। इसे लेकर कांग्रेस और हमलावर हो गई है। कमलनाथ ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। कहते रहे कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। अब विधानसभा में परसों उनके ही मंत्री, उनके ही गवर्नमेंट ने अपने सिग्नेचर के साथ, अपने हस्ताक्षर के साथ पेश करी कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। कमलनाथ ने सरेआम कहा था मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाता है। तो ये सरेआम झूठ बोला। हुआ क्या 2 लाख तक का कर्जा माफ? तो धोखा कमलनाथ ने और कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने दिया है और इसलिए इनके खिलाफ किसान भाई हर वर्ग जाके FIR कराए। दरअसल किसानों की कर्जमाफी के वादे ने ही कांग्रेस को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस ने इसे निभाने का दावा भी किया है। इधर सिंधिया और उनके समर्थकों के पाला बदलने से कांग्रेस सरकार गिर गई, लेकिन किसान कर्जमाफी का मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा है जो उपचुनाव में मुद्दा बना हुआ है, और इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसे कैश करने की कोशिश में लगे हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो किसान और किसान हित का मुद्दा जहां मुद्दों में शुमार है और सबसे बड़ा एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है, तो वहीं एक बड़ा चैलेंज है पार्टियों के लिए कि वो किस चेहरे के ऊपर दांव लगाएंगे। और इस मामले में कांग्रेस पार्टी को अभी भी कुछ सीटों पर जिम्मेदार लोगों को सामने लाना पड़ेगा या उनको उम्मीदवारी तय करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। 15 पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी कांग्रेस पार्टी, लेकिन 13 सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर अभी भी माथापच्ची जारी। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली रवाना हुए और उस पर विचार कर सकते हैं। नाम 1-2 दिन में फाइनल हो सकते हैं। बीजेपी कहती है कि उसके पहले से तय फॉर्मूला के तहत जो पूर्व विधायक रहे हैं, जो बीजेपी में अब आए हैं कांग्रेस से, उनको कैंडिडेट बनाना है, लेकिन 3 सीटों पर उनको भी फैसला करना होगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रचार अभियान चरम पर है। बैठक, रैली और रोड शो जारी हैं। रणनीतियां बनाई जा रही हैं। जीत हार के दावे तेज हो गए हैं। इंतजार बस चुनाव की तारीखों के ऐलान और प्रत्याशियों की टक्कर का है।
कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 28 में से 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बाकी 13 सीटों पर माथापच्ची जारी है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली रवाना हुए हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में आला नेताओं से चर्चा के बाद कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन के लिए अपने सर्वे को आधार बनाया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का दावा है कि प्रदेश के मतदाता उपचुनाव में कांग्रेस का साथ देंगे और कांग्रेस फिर सत्ता में वापसी करेगी। झूठ की राजनीति बहुत हो गई। अभी आगे आने वाले उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी। आज की मतदाता बहुत समझदार हैं। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मतदाता अपने भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, मध्य प्रदेश के भविष्य का एक नया नक्शा बनाएंगे। इधर बीजेपी की ओर से ये तय है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व विधायकों को ही चुनावी मैदान में उतारा जाए। कैंडिडेट घोषित करने के सवाल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि उनके तो प्रत्याशी तय हैं और वो प्रचार प्रसार में जुटे भी हैं। हालांकि बीजेपी को अभी 3 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन करना है, जहां विधायकों के निधन के चलते सीटें खाली हुई हैं। उसमें क्या दिक्कत है? अधिकृत ही सब काम कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से कैंडिडेट को लेकर तस्वीर तकरीबन साफ है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिनों में कांग्रेस भी बचे हुए प्रत्याशियों को लेकर स्थिति साफ कर सकती है। फिलहाल दोनों दलों में सत्ता वापसी और सत्ता बचाने को लेकर रणनीतियां बनाने का दौर जारी है। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। ग्वालियर चंबल की राजनीति में सिंधिया को लेकर के बीजेपी उलझन में है। दरअसल सिंधिया बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। वो उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सीएम शिवराज सिंह या नरेंद्र सिंह तोमर की जरूरत पड़ती है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी को ये भी फीडबैक मिला है कि बीजेपी कार्यकर्ता भी सिंधिया और उनके समर्थकों के बीच खुद को असहज पाते हैं। लिहाजा बीजेपी ने सिंधिया को लेकर रणनीति बदली है। पार्टी ने सिंधिया के पीछे करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर को जमीनी मोर्चे पर भेजा है, जबकि सिंधिया को सीएम शिवराज के साथ चुनाव प्रचार से जोड़ दिया है। हालांकि बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस ने सिंधिया और बीजेपी पर निशाना साधा है। जो ग्वालियर चंबल अंचल के बादशाह कहलाते थे, वो कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद एक दिन भी नहीं आए। उसके बाद जब आए तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में आए, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी ही जनता से, अपने ही प्रजा से, अपने कुकृत्यों को लेकर भय सता रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस का एलिगेशन नहीं है ये कांग्रेस की सच्चाई है। जहाँ 3, 4, 5, 6, 7 कांग्रेस होती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, और संगठन के जो प्रमुख घटक होते हैं वो एक दिशा में एक रीति नीति से साथ साथ चलते हैं। ये कांग्रेस का संकट है। कमलनाथ ग्वालियर आते हैं तो दिग्विजय सिंह अपने लोगों को गायब कर देते हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है। बीजेपी कांग्रेस ने इन सीटों पर प्रचार तेज कर दिया, लेकिन विकास के मुद्दे चुनाव प्रचार से कोसों दूर दिखते हैं। दोनों दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में और आरोप लगाने में ही व्यस्त हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ दल बदल और खरीद फरोख्त का सरकार गिराने का मुद्दा बना रखा है। कांग्रेस ने बीजेपी का दामन थामने वाले विधायकों को लेकर गद्दारी का नारा बुलंद किया है, तो बीजेपी कांग्रेस को मक्कारी का नारा दे रही है। बीजेपी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार के खिलाफ वायदा खिलाफी और कुछ काम न करने के आरोप लगाए। कुल मिलाकर उपचुनाव में इलाके का विकास, वहां की अधूरी परियोजनाएं, ये सब नहीं है, मक्कारी वर्सेस गद्दारी है। कांग्रेस के द्वारा चुनाव के वचन पत्र में कर्जा माफी की बात कहना और किसानों को कर्जा माफी के नाम पर छलावा करना, ये मक्कारी नहीं है तो क्या है? ये चुनाव 15 महीने की मक्कारी के विरुद्ध 15 साल की हमारी वफादारी का। जो व्यक्ति पीठ में छुरा मारता है उसको गद्दार कहते हैं, जो आदमी धोखा देता है उसको गद्दार कहते हैं। हमने कोई धोखा किया हो तो बता दें। हमने तो गद्दारी सिद्ध कर दी। जो पीठ में छुरा, जो माँ की हत्या कर दे, पार्टी रूपी माँ को गंडासा मार दे, जो है भाइयों के झगड़े में, उससे ज़्यादा बड़ा जो है धोखेबाज कौन हो सकता है? और धोखेबाजी को गद्दारी कहते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह ने चंबल प्रोग्रेस वे प्रोजेक्ट की घोषणा की। साथ ही इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के हाथों कराने का ऐलान किया। लेकिन इस ऐलान के महीनों बाद भी चंबल प्रोग्रेस वे की प्रोग्रेस का कोई पता नहीं है।
पीएम मोदी से इस प्रोजेक्ट के शिलान्यास को लेकर अब तक कोई वक्त नहीं मिल पाया। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की वर्चुअल मौजूदगी में कुछ औपचारिकताएं जरूर की गईं, लेकिन इसके बाद फिर बात ठंडे बस्ते में। उपचुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है और इस पर बीजेपी को घेर रही है। चंबल प्रोग्रेस वे जो अब अटल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनने के बाद में तेजी से इस पर काम हुआ। इसके सीमांकन का काम, भूमि अधिग्रहण का काम लगातार जारी है, तेजी से जारी है। भूमि अधिग्रहण जबरिया नहीं कर सकते, भूमि अधिग्रहण करने के लिए किसानों की सहमति लगती है। देश के मुख्यमंत्री है जो कभी बात कर रहे थे कि पीएम इसका वो करेंगे, इनॉग्रल करेंगे, जब पर जमीनें अधिग्रहण हुई नहीं है, इनॉग्रल की बात चल रही है। सिर्फ चुनावी जुमले दे रहे हैं, जबकि जनता चाहती है कि उन्हें राहत मिले और एक्सप्रेस वे बनने के लिए जमीनों का अधिग्रहण हो, ना कि उन बिकाऊ लाल मिलावट हो। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अब उपचुनाव होने वाले हैं और ये तय करेंगे कि किसकी सरकार रहेगी या किसको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। कांग्रेस, बीजेपी के साथ साथ अन्य दल भी चुनावी समीकरण के साथ जनता के बीच में अपनी किस्मत आजमाएंगे और इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित अनूपपुर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ मानी जाती, लेकिन यहां से 5 बार के विधायक बिसाहू लाल सिंह के बीजेपी में जाने के बाद अब समीकरण बदल चुके हैं और ऐसे में अनूपपुर की अग्नि परीक्षा में कौन पास होगा, ये बड़ा सवाल है। अनूपपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह और तमाम लोगों के साथ साथ पार्टियां भी प्रयास कर रही हैं अपनी जीत का। विश्वनाथ जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विश्वनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अनूपपुर की जो सीट है, यहाँ पर कांग्रेस की तैयारी किस तरीके से है, कौन से ऐसे मुद्दे, क्योंकि कांग्रेस का ही जनाधार यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत रहा है। अनूपपुर विधानसभा से अनूपपुर के मतदाताओं ने कांग्रेस के विधायक को जिताया था और कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चला गया है, इसलिए अनूपपुर के मतदाताओं में रोष है और अनूपपुर से फिर कांग्रेस के विधायक को भोपाल के लिए भेजेंगे। मैंने पूछा कि कांग्रेस की कैसी तैयारी है और आप कितने तैयार हैं इस चुनाव के लिए? कांग्रेस की तैयारी 220 पोलिंग बूथ में अपने कार्यकर्ता तैयार हैं और सभी मंडलम बूथ स्तर में जा जाके कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाके कांग्रेस की विचारधारा को बता रहे हैं और पूरी तैयारी है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अनूपपुर विधानसभा से जिता के और भोपाल भेजेंगे। बिसाहू लाल सिंह अब बीजेपी में जा चुके हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस का इसको गढ़ माना जाता है, कांग्रेस उनको वोट करती रही है। ऐसे में उनके चले जाने से जनाधार उनके साथ चला जाएगा बीजेपी की तरफ, या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस का जनाधार आपके साथ रहेगा? जब तक कांग्रेस में थे तो कांग्रेस उनके साथ थी। आज वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं तो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस का ही जनाधार है। तो क्या दल बदल का फायदा मिलेगा आपको लग रहा है कांग्रेस को? जी, दल बदल कांग्रेस यहाँ पहले से मजबूत है। विश्वनाथ जी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब बिसाहू लाल जी जब बीजेपी में गए तो उनके साथ साथ बहुत सारे उनके समर्थक, हजारों की संख्या में उनके समर्थक भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। आपको नहीं लगता है कि बड़ी संख्या के चले जाने से कांग्रेस के लिए जो है वो मुश्किलें बढ़ेंगी? जब वो गए हैं तो आपके चैनल के माध्यम से या प्रेस मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा अनूपपुर से एक भी कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता बिसाहू लाल सिंह के साथ नहीं गए। वो आज भी कांग्रेस में है और कांग्रेस के लिए सब काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताइए मुझे कि अनूपपुर में वर्तमान में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति की ये सीट रही है। ऐसे में यहाँ से कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको वादों को पूरा करने के लिहाज से कांग्रेस फिर से लोगों के बीच जा सकती है? कांग्रेस पार्टी 2018 में अपने वचन पत्र में तैयार किया था कि किसानों का कर्जा मांग 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का वादा किया था, वो सुचारू रूप से चल रहा था। और ये जो ये भू माफिया और रेत माफिया ये सब मिलके कांग्रेस की सरकार को गिरा दिए, जिसके वजह से आज यहाँ ये सब समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। हमारे अनूपपुर जिले का मेन समस्या है फ्लाईओवर।
लेकिन बिसाहू लाल जी ये भी तो कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर यही होता है विश्वनाथ जी की जो सत्ता में रहती है सरकार, अगर उसी पार्टी का उम्मीदवार आता है तो योजनाओं के क्रियान्वयन की बात या वादों की बात या दावों की बात वो पूरी भूमिका सख्ती से रखता है। आपको लगता है कि ये एक बड़ा ग्राउंड होगा जनता के बीच जाने के लिए बिसाहू लाल को? देखिए मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा किया था, कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणा किया था, जो काम यहाँ चल रहे थे, जिनका भूमि पूजन हुआ था, आज वही काम वो मंत्री बनने के बाद भी उसी काम को जाके दोबारा भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहे हैं। तो जनता तो जान रही है कि वो पार्टी में, बीजेपी के पार्टी में आने के बाद भी क्या विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं। अनूपपुर में प्रचार के लिए किस तरीके की रणनीति आप लोगों ने बनाई है? क्या समीकरण है? क्या दिग्गजों को आप लोग यहाँ पर बुलाएंगे चुनाव रैली सभाओं के लिए? अभी तक कितना ग्राउंड रियलिटी है इसमें प्रचार को लेकर? हमारे अनूपपुर जिले के जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष माननीय पुष्पराजगढ़ विधायक, माननीय कोतवा विधायक, ये पूरे क्षेत्र में डटे हैं और जमकर हम उनके क्रियाकलापों को जनता तक लेके जाएंगे और जनता को बताएंगे। विश्वनाथ जी, ये जो उपचुनाव है मुझे लगता है कि विधानसभा से ज्यादा इसका लोगों को क्रेज बना हुआ है, क्योंकि काफी रोमांचक है, बहुत अदला बदली सत्ता परिवर्तन ये हुआ है। ऐसे में आपको लगता है कि दोनों ही पार्टी जीत का दावा कर रही है, कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर सभी सीटें वो जीत कर आती है तो फिर वापस सत्ता में आ सकती है। इस लिहाज से आप लोगों की कैसी तैयारियां हैं? अनूपपुर विधानसभा में हम लोगों ने 220 पोलिंग बूथ में जा जाके इनके क्रियाकलाप को तो उजागर किया ही है, और अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो फिर से जो वचन पत्र 2018 में माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो बनाई थी, उस वचन पत्र को फिर से हम जो रुक गए उसे पूरा करेंगे। जी चलिए, आप दोनों ही अपनी अपनी रणनीति और समीकरण के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। अब ये तो जनता देख रही है और सारा कमान जो है वो जनता के हाथ में। अभी देखने वाली बात होगी कि वो किसके साथ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम चुनावी अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।